हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करते हैं आपके काय चिकित्सा फर्स्ट पेपर का टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जहां से एग्जाम में आपसे कोई भी एक ग्लैंड देख के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं, लेकिन 4-5 साल पुराने जब आप पेपर देखोगे उनमें ये क्वेश्चन जनरली पुट ऑन होते हैं। जैसे या तो थायराइड ग्लैंड से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, पेनक्रियास से पूछ लिया, एड्रिनल से पूछ लिया, तो कोई भी ग्लैंड आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो चलिए आज इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड की देखो, आपको यहाँ एनाटॉमी नहीं पढ़नी है और भी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। जितना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है वो नोट्स में दिया गया है और नोट्स सफिशिएंट है, केवल आप इतना ही पढ़िएगा, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड से आप सभी को पता है एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थायरोक्सिन, ठीक है। और यानी कि T3 और T4 जो हम दो हार्मोन की बात करते हैं वो दोनों ही किससे सिक्रीट होते हैं? थायराइड ग्लैंड से होते हैं। जिसमें से मेन कौन सा होता है हमारा? T4 या थायरोक्सिन। तो थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन, T4 व स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राईआइडोथायरोमाइन यानी कि T3 सिक्रीट होता है। ये दोनों हार्मोन जो होते हैं वो किससे सिक्रीट होते हैं? थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। जो T4 हार्मोन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होता है और T3 जो होता है वो एक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है। यानी कि थायरोक्सिन जब T4 फॉर्म में रहेगा तब तक ये इनएक्टिव है, कोई भी काम किसी भी सेल पे ये वर्क नहीं करेगा। जब ये T3 में कन्वर्ट हो जाता है तभी ये वर्क करता है। तो ये जो T4 मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं है, T3 में कन्वर्ट होता है तभी एक्टिव होता है। T3 एंड T4 प्लाज्मा में सर्कुलेट बाउंड टू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ये जो दोनों हैं T3 और T4, ये दोनों हार्मोन जो हैं वो प्लाज्मा में सर्कुलेट होते रहते हैं और ये क्या होते हैं? प्रोटीन से बाउंड होकर के आगे, यानी कि थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है TBG, उससे बाइंड होकर ये क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये प्लाज्मा में सर्कुलेट होते हैं दोनों, कौन सी प्रोटीन से बाउंड होकर के? TBG, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबिन प्रोटीन से बाइंड होकर के ये T3 T4 दोनों प्लाज्मा में सर्कुलेट होते हैं। T3 एंड T4 का प्रोडक्शन जो होता है वो थायरोट्रोपिन द्वारा स्टिमुलेट होता है। थायरोट्रोपिन जो है वो क्या करेगा? T3 और जैसे कि थायराइड के अंदर जो T3 T4 का स्टिमुलेशन है या प्रोडक्शन है वो किसके द्वारा होगा? थायरोट्रोपिन के द्वारा होता है। TSH रिलीज फ्रॉम, अब जो थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है जो T3 T4 को बनाने के लिए स्टिमुलेशन देगा, ये हार्मोन कहाँ से सर्कुलेट होता है? आप सभी ने पढ़ रखा भी होगा। ये जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से ये सिक्रीट होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से ये सिक्रीट होके ये TSH जो है वो थायराइड पर आके वर्क करता है और वहाँ स्टिमुलेशन देता है, तब जाके T3 और T4 का फॉर्मेशन शुरू होता है। तो क्या हुआ? जो TSH है वो रिलीज हुआ कहाँ से? एंटीरियर पिट्यूटरी से, इन रेस्पॉन्स ऑफ हाइपोथैलेमिक थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस में थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रेजेंट होगा। ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाएगा। ये TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करेगा। ये TSH थायराइड पर जाके T3 एंड T4 का फॉर्मेशन कराएंगे। तो ये आपको कहानी समझ में आ गई कि जो पिट्यूटरी है उससे इनफंडिबुलम के द्वारा हाइपोथैलेमस जुड़ा हुआ है। हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन जो है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट हुआ, वो पिट्यूटरी पर गया, एंटीरियर पिट्यूटरी पर गया, वहां पर जाके उसने TSH को एक्टिव किया। TSH कहाँ जाएगा? थायराइड पर जाएगा, T3 T4 को स्टिमुलेशन देगा या उसका फॉर्मेशन या प्रोडक्शन कराएगा। तो ये तो थी इन जनरल सी बात जो एग्जाम में आपसे पूछी नहीं जाएगी लेकिन आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा डिजीज ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं? तो कोई भी पर्सन है उसको थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड दो तरह की डिजीज हो सकती है, चाहे उसको हाइपरथायरॉयडिज्म हो या हाइपोथायरॉयडिज्म हो। इन यही दो होंगे, इसके अलावा तो कुछ और हो नहीं सरा, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा? थायराइड हार्मोन का ब्लड में लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है वो ओवर प्रोडक्शन कर रही है, किसका? थायराइड हार्मोन का या थायरोक्सिन का।
जो थायराइड से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं T3 T4, इनका अगर ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, इनका ब्लड में लेवल ज़्यादा लेवल देखने को मिल रहा है, तो उस पर्सन को क्या है, हाइपर थायरॉयडिज्म। फीमेल में ये मेल से ज़्यादा कॉमन होता है, यानी कि फीमेल को ये ज़्यादा होगा। कॉजेज़ क्या है, किन कारण से हाइपर थायरॉयडिज्म पर्सन को हो सकता है, तो जो है कि किन किन वजह से थायराइड हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन होता है, तो ग्रेव्स डिजीज में मल्टी नोडुलर अगर गोइटर है, आयोडीन की वजह से अगर मल्टी नोडुलर गोइटर हुआ है, तो उस कंडीशन में भी थायराइड जो होती है उसके अंदर हाइपरट्रॉफी हो जाती है और ओवर प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। और टॉक्सिक एडिनोमा, ये सारे थायराइड के ही डिसऑर्डर है। तो इन्हीं कारण से क्या होगा, पर्सन के अंदर आपको जो है थायराइड हार्मोन है उसका ब्लड में लेवल इंक्रीज दिखाई देने को मिलेगा। अगर कोई पर्सन है जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो उसको क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं, हार्ट का पाल्पिटेशन ज़्यादा होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी कि सारी चीज़ें आपको हाइपर में तेज ही तेज मिलेंगी, चाहे टेकिकार्डिया हो, पाल्पिटेशन हो, डायरिया हो जाएगा पर्सन को, क्योंकि पूरा थायराइड जो क्या है, इसके जो हार्मोन है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं। ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म में, बीएमआर को मेंटेन करने में भी ये हार्मोन जो है अपना एक अलग रोल प्ले करते हैं। तो वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, इस वजह से डायरिया है, वॉमिटिंग है, एनोरेक्सिया है, भूख भी नहीं लगेगी, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, पसीना बहुत ज़्यादा आएगा क्योंकि एक्सेस लेवल हो रखा है हार्मोन का, ठीक है। जहाँ बॉडी में कुछ कुछ जगह पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा, यानी कि कुछ कुछ एरिया का डिस्कलरेशन पिगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, हाथ पैरों में ट्रिमर्स आएंगे और मस्कुलर क्या होगी, वीकनेस होगी। यानी कि जो जो हार्मोन नॉर्मल लेवल पे वो काम करता था, या तो उनके अंदर सबके अंदर क्या देखने को मिलेगा, इम्बेलेंस देखने को मिलेगा। हीट इंटॉलरेंस हो जाएगी, हीट को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, हीट इंटॉलरेंस हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी बोला बीएमआर को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो हीट इंटॉलरेंस हो जाएगी और फटीग, बहुत जल्दी इसको क्या रहेगी, थकावट रहेगी। फिर उसके बाद जैसे हमने देखा था कि ग्रेव्स डिजीज एक कारण है हाइपरथायरॉयडिज्म का। तो ग्रेव्स डिजीज में होता क्या है, इसमें थायराइड ग्लैंड का क्या हो जाता है, इनलार्जमेंट हो जाता है। जब इनलार्जमेंट हो जाएगा तो वो खुद से ही क्या करने लग जाता है, ओवर प्रोडक्शन करने लग जाता है। पैथोजेनेसिस क्या है, कैसे होती है ग्रेव्स डिजीज, तो प्रोडक्शन ऑफ आईजीजी एंटीबॉडी, ये क्या करती हैं, जो कैसे इनलार्जमेंट होता है उसकी बात कर रहे हैं, कि किसी भी रीजन से अगर आईजीजी एंटीबॉडीज थायराइड ग्लैंड में आ जाती हैं, तो वो क्या करती हैं, जो पिट्यूटरी से टीएसएच रिलीज होता है, उसके थायराइड ग्लैंड पर क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, जिनसे वो बाइंड होता है और हार्मोन प्रोडक्शन शुरू करवाता है। लेकिन इनके अंदर होता क्या है, ग्रेव्स डिजीज में होता क्या है, कि जो आईजीजी एंटीबॉडी आ जाती है, वो थायराइड पर उपस्थित टीएसएच जो रिसेप्टर हैं उनके अगेंस्ट उनको जो है वर्क करने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो थायराइड जो हार्मोन है वो स्टिमुलेट हो जाता है और उसका ओवर प्रोडक्शन चलते रहता है, जिसकी वजह से गोइटर फॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके से इसकी जो गोइटर है उसकी पैथोजेनेसिस चलती है। क्लिनिकल फीचर क्या है, क्लिनिकल फीचर है कि गोइटर के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो देखते ही पहचान जाते हैं, बाहर से देखने से ही बता देते हैं किस पर्सन को गोइटर है, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाती है, ठीक है। और क्या देखने को मिलता है, ऑप्थेलोमैपैथी, इसमें क्या होता है, एक्सपोजर ऑफ कॉर्निया एंड लैक्रिमेशन बढ़ जाता है। यानी कि कॉर्निया आपने देखा होगा, कई लोगों की आंखें जो होती हैं थोड़ा सा बाहर की ओर निकली हुई होती हैं, तो हो सकता है उन पेशेंट को क्या हो, हाइपरथायरॉयडिज्म हो या गोइटर हो। तो उनमें क्या होता है, आंखें उनकी कॉर्निया बाहर की तरफ ज्यादा आया होता है और लैक्रिमेशन यानी कि आंसू ज्यादा आते हैं उन लोगों को। और क्या देखने को मिलता है, मिक्सोडेमा, मिक्सोडेमा क्या है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ लेग पर पिंक पेप्यूल, जो उसकी लेग होती है उसके एंटीरियर एस्पेक्ट पर, लेग के एंटीरियर एस्पेक्ट पर पिंक पिंक कलर के थोड़े चकते से या पेप्यूल बन जाते हैं, किसके अंदर, गोइटर के अंदर। इन्वेस्टिगेशन आप एक ही तरीके से कराओगे, जब भी आप उसका सीरम टेस्ट कराओगे तो T3 T4 दोनों ही आपको एलिवेटेड मिलेंगे, बढ़े हुए मिलेंगे। मैनेजमेंट में आप क्या करवाओगे, एंटी थायराइड ड्रग दोगे। एंटी थायराइड ड्रग का नाम क्या होता है, कार्बिमेजोल, नाम याद रखिएगा। एंटी थायराइड ड्रग देंगे, चाहे वो हाइपरथायरॉयडिज्म के अगेंस्ट दे रहे हो आप, चाहे गोइटर के लिए दे रहे हो, एंटी थायराइड ड्रग का हम यूज करेंगे। डोज कितना देना है, पहले शुरू के 3 वीक तो आपको जो है 15 mg TDS देना है, दिन में 3 बार देना है। और 4 से 8वीं वीक में डोज थोड़ा घटा करके
10 mg TDS दे सकते हो, ठीक है। तो 3 बार 10 mg कब देना है, आफ्टर 4 वीक, और शुरू के 3 वीक में 15 mg आपको देना है। ये तो था गोइटर की कहानी। फिर आता है मल्टी नोड्यूलर गोइटर। इसमें क्या होगा, इसमें भी थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है, और इसमें भी आप क्या दोगे, लास्ट डोज ऑफ आयोडीन 131 की लास्ट डोज इसके अंदर आपको देनी है। डिटेल नहीं पढ़नी है, केवल इतना काफ़ी है। फिर आता है टॉक्सिक एडिनोमा। इसमें क्या होगा, नोड्यूल इज अ फॉलिकुलर एडिनोमा विच सिक्रीट थायराइड हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन। इसके अंदर होता क्या है, टॉक्सिक एडिनोमा के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, जो नोड्यूल बनते हैं थायराइड के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, थायराइड हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन वहाँ देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये तो था आपका कंप्लीट हाइपरथायरॉयडिज्म। अब बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, थायराइड हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये दो टाइप की होती है, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, जो थायराइड हार्मोन है उसका लो लेवल हो जाएगा विद, अब यहाँ पे कहानी थोड़ी सी अलग होती है। कैसे कि यहाँ पे टीएसएच तो बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी जो हार्मोन है उनका लेवल कम होता है। क्यों? क्योंकि उनके रिसेप्टर अच्छे से काम नहीं कर रहे होते हैं, इस वजह से। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में एक प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म किसको कहोगे, कि टीएसएच बढ़ा हुआ है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ा हुआ है, फिर भी थायराइड हार्मोन का लेवल कम है ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक। क्या होता है, जब भी कोई भी मैकेनिज्म चल रही होती है तो हाइपोथैलेमस को क्या जाता है, फीडबैक जाता है, ठीक है। तो यहाँ से नेगेटिव फीडबैक जाता है, कुछ जो है उस रिसेप्टर में कुछ खराबी होने की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड में टीएसएच तो बढ़ा हुआ है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो बढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ब्लड के अंदर T3 T4 का लेवल कम देखने को मिलता है। ये जो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है, इसका दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। एक तो है स्पॉन्टेनियस एट्रोफिक और दूसरा आता है गोइटरस। अब देखिए, गोइटर जो है हाइपर हाइपो दोनों केसेस में हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर भी 3 तरीके की डिजीज हो सकती हैं। जो गोइटर है वो 3 तरीके से हो सकता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से, किसी ड्रग की वजह से, या हाशीमोटो की वजह से, ठीक है। हाशीमोटो थायरॉइड थायरॉइडिटाइटिस की वजह से। तो 3 तरीके से जो गोइटर है वो हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको देखने को मिल सकता है। गोइटर के 3 मेन कारण यहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर हम इसमें पहला पढ़ते हैं स्पॉन्टेनियस एट्रोफिक। स्पॉन्टेनियस एट्रोफिक में होता क्या है कि जो टीएसएच है वो तो पिट्यूटरी से सिक्रीट हो रहा है, इसके सिक्रीशन में थायराइड का कोई भी रोल नहीं है। ये तो क्या करता है, केवल थायराइड ग्लैंड पर आकर के उसको स्टिमुलेट करेगा, जिससे वो T3 T4 का प्रोडक्शन शुरू करे। लेकिन कहानी क्या हुई कि जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर धीरे धीरे फाइब्रोसिस हुई, एट्रोफी हुई। तो ब्लड में भले ही कितना भी टीएसएच आपके बना रहे, क्योंकि टीएसएच तो आ कहाँ से रहा है, पिट्यूटरी से, और पिट्यूटरी तो बढ़िया है एकदम। तो ब्लड में कितना भी टीएसएच बना रहे, ये स्टिमुलेट तो करेगा तो थायराइड को ही, जबकि थायराइड के अंदर तो फाइब्रोसिस हो गई, उसकी सेल के अंदर धीरे धीरे नेक्रोसिस हो गई, उनकी एट्रोफी हो गई, तो हार्मोन सिक्रीट होगा ही नहीं, और हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो पर्सन को हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको बोला गया प्राइमरी। क्यों? क्योंकि टीएसएच तो हमारे पास भर भर के है, लेकिन ग्लैंड ही नहीं है, और ग्लैंड नहीं होगी, ग्लैंड के अंदर फाइब्रोसिस हो गई है, और ग्लैंड नहीं होगी तो आप जो है फॉर्मेशन और स्टिमुलेट किसको करोगे जाके, ठीक है। क्लिनिकल फीचर क्या आएंगे इसके अंदर, ब्रेडिकार्डिया। अब हार्मोन जो है उसका लेवल डाउन हो गया तो हार्ट रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उस पर्सन को क्या हो सकता है, मसल्स की स्टिफनेस, मस्कुलर पेन, एनीमिया, धीरे धीरे एनीमिया हो जाएगा, वेट गेन करने लगेगा। आपने देखा होगा जो हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट होते हैं वो वेट गेन करने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी मेटाबॉलिक रेट जो होती है उसके अंदर इम्बेलेंस हो जाता है, और जो मेटाबॉलिज्म है उनका प्रॉपर नहीं चलता है, इसलिए जो फैट है वो बढ़ता जाता है, वेट गेन करते जाते हैं, बहुत जल्दी ये लोग थक जाते हैं। जैसे इनके अंदर हीट इंटॉलरेंस थी, वैसे ही इनके अंदर कोल्ड इंटॉलरेंस है, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हार्मोन चाहिए, और हार्मोन है ही नहीं, ठीक है। और क्या आएगी, जो वॉइस है उसकी हॉर्सनेस हो जाती है, और हाइपरटेंशन इन पेशेंट को आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इनका बीपी बढ़ा रहेगा, कोल्ड इंटॉलरेंस रहेगा। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें आप याद रखिएगा।
इन्वेस्टिगेशन में आपको वही कराना है। T4 का लेवल तो लो मिलेगा, सीरम TSH आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके अंदर आप ड्रग क्या दे सकते हो? अब यहाँ पर थायरोक्सिन आपको बाहर से इंड्यूस करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ग्लैंड तो प्रोडक्शन उसका कर नहीं रही है, तो आपको थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो बाहर से ही इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या देना है आपको? थायरोक्सिन देनी है। 2 to 3 वीक में पेशेंट जो है धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, ये अपना इफेक्ट दिखाने लगेगा, धीरे धीरे चीजें नॉर्मल होने लगेंगी। फिर आता है गोइटर। गोइटर हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म से जो गोइटर होता है उसकी बात करें तो पहले आता है हाशीमोटोज। हाशीमोटो में क्या होता है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गोइटर। जो गोइटर है हमने दोनों तरीके से पढ़ा है, लेकिन जो हाशीमोटो वाला होगा वो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होगा। तो ये सबसे कॉमन गोइटर है। इसका मैनेजमेंट कैसे करोगे? वही आपको थायरोक्सिन थेरेपी देनी है। 150 माइक्रोग्राम डेली देना है। क्या? थायरोक्सिन को 150 माइक्रोग्राम थायरोक्सिन या हार्मोन जो है वो आपको डेली देना है। फिर आती है आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन डेफिशिएंसी में क्या होगा? डाइट में आयोडीन प्रॉपर नहीं ले रहे हो तो उसकी वजह से आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जैसे ही आयोडीन की डेफिशिएंसी हुई, थायराइड का एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो गोइटर होता है उसको हमें एंडेमिक जो होता है गोइटर कहते हैं। तो ये आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो कंप्लीट होती है, जिसके अंदर हाइपर और हाइपो हमने दोनों की बात करी है। और यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन है वो हाइपर हाइपो यहीं से पूछा जाएगा। बाकी जो हमने ऊपर पढ़ा वो इतने काम की बात नहीं है, लेकिन आप थोड़ा उसको देखिएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड की। ठीक है, थायराइड के पास ही पैराथायरॉयड होती है। इसका नॉर्मल फंक्शन क्या है? पैराथायरॉयड काम क्या करती है? जो विटामिन डी है उसका बॉडी के अंदर क्या कराती है? मेटाबॉलिज्म कराती है। देयर आर 4 स्मॉल पैराथायरॉयड ग्लैंड लोकेटेड इन द बैक ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होती हैं। थायराइड 2 होती है, पैराथायरॉयड कितनी है? 4 होती है। इनमें जो डिसऑर्डर होते हैं तो उसकी वजह से पर्सन को या तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म या हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जैसी डिजीज देखने को मिलती हैं। हाइपो के अंदर क्या होगा? पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाएगा। किस कारण से? कि अगर तो मान लीजिए पैराथायरॉयड को रिमूव ही कर दिया गया सर्जरी करके, तो पैराथायरॉयड ही नहीं होगी तो हार्मोन कहाँ से बनेगा? या ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से भी क्या हो सकता है? मान लो धीरे धीरे इसका जो है नेक्रोसिस हो गई ग्लैंड की, तो ऑटो इम्यून कारण की वजह से भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर क्या आएंगे? अगर पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो क्या देखा था हमने? विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। विटामिन डी की हेल्प से क्या होता है? कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, अगर इसकी कमी है तो वो एब्जॉर्प्शन भी डिस्टर्ब, यानी कि विटामिन डी भी डिस्टर्ब, जिसकी वजह से क्या होगा पेशेंट के अंदर? पहले तो हाइपोकैल्सीमिया होगा। हाइपोकैल्सीमिया होगा यानी कि कैल्शियम प्रॉपर नहीं है, सेल्स के पास कैल्शियम प्रॉपर नहीं है। अब जो सेल के पास कैल्शियम प्रॉपर नहीं है तो सेल के जो मसल्स वगैरह होती हैं उनके अंदर जो फाइबर्स होते हैं, मसल्स से जब क्या है चैनल जो है ट्रांसमिट होता है, कोई भी ट्रांसमिट होता है तो उसकी वजह से क्या होगा? अब वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगी। ठीक है, तो जो एक्टिन और मायोसिन जो दोनों फिलामेंट होते हैं वो जब आपस में रिएक्शन करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, या मसल जब भी रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो उस टाइम पे हमें कैल्शियम चाहिए ही चाहिए। ये पूरा आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, लोकोमोटर सिस्टम की में। तो अगर कैल्शियम नहीं है तो क्या होगा? जो मसल्स हैं उनके अंदर खुद से ही क्या होने लग जाएगा? इनवॉलेंट्री पेनफुल मस्कुलर स्पाज्म। इनवॉलेंट्री पेनफुल मस्कुलर स्पाज्म देखने को मिलेगा आपको ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम, जिसको हम क्या कहते हैं? टिटैनिक। ठीक है, और क्या होगा? स्किन ड्राई होने लग जाएगी, धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा? हेयर लॉस होने लग जाएगा। जब आप इन्वेस्टिगेशन कराओगे तो इसके अंदर सीरम कैल्शियम कम देखने को मिलेगा, सीरम फॉस्फेट बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये तो बात थी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की। हाइपर में क्या होगा? सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है। सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है तो किस कारण का क्या कारण हो सकता है? एडिनोमा की वजह से, यानी कि उसके अंदर हाइपरट्रॉफी हो रही है, एडिनोमा हो गया है तो सिक्रीशन ज्यादा होगा। क्लिनिकल फीचर क्या आएंगे? अब सिक्रीशन हाइपरथायरॉयड सॉरी पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा? ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, तो इस पर्सन को हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलेगा। अब ये क्या करता है कि जैसे हमारी जो बोन्स हैं उनमें कैल्शियम डिपॉजिट रहता है, तो ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है? ये बोन से कैल्शियम को तोड़ तोड़ के कहाँ लेके आता है? ब्लड में लेके आता है।
अब जब इसका हाइपर हो गया, जब ये ऑलरेडी ब्लड में हार्मोन बढ़ा हुआ है, तो ये पूरी बोन के कैल्शियम को खाली कर करके कहाँ ले आएगा, ब्लड में। तो ब्लड में तो कैल्शियम बढ़ जाएगा, लेकिन बोन के अंदर कैल्शियम की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसीलिए बोनी डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगा, बोन धीरे धीरे एकदम ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बोन में कैल्शियम नहीं है। कैल्शियम सारा कहाँ आ गया, ब्लड के अंदर आ गया। और क्या है, अब कैल्शियम ब्लड में बढ़ेगा तो रीनल स्टोन हो सकती है। वेट लॉस धीरे धीरे उस पर्सन का हो सकता है, उसको कॉन्स्टिपेशन रहेगा क्योंकि कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं रहेगा, मेमोरी लॉस होने लगेगा। ठीक है, और क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन जब आप देख कर आओगे तो पैराथायराइड आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, सीरम कैल्शियम बढ़ा हुआ मिलेगा। और मैनेजमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसी स्थिति है तो जिस एडिनोमा की वजह से पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है, आप उस एडिनोमा का क्या करवाइए, सर्जिकल रिमूवल करा दीजिए। ठीक है, तो ये जो बात थी वो थी हमारी थायराइड और पैराथायराइड के बारे में।